आप सभी बच्चों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे अभिषेक पांडे कॉमर्स क्लासेस पे। अगर आप सभी बच्चे स्टेट का तैयारी कर रहे हैं और BPSC 4.0 में शामिल होना चाहते हैं या शामिल होंगे, और आप अगर बच्चे कॉमर्स से हैं, +2 के टीचर बनने का ख्वाहिश है, आप उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो ये चैनल आप सभी बच्चों के लिए है। मैं अभिषेक पांडे आप सभी बच्चों को दूंगा क्लासेस स्टेट, जिसमें 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है आपके अपने पर्सनल सब्जेक्ट से, और BPSC जिसमें 60 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है आपके पर्सनल सब्जेक्ट से। कॉमर्स वाले बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो आप सभी बच्चों को यहाँ पे हमारा कोशिश है कि अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर पूरा फ्री क्लासेस स्टेट और BPSC वाले बच्चों को कॉमर्स इस तरीके से पढ़ा दिया जाए उन्हें 100% मार्क्स मिल सके। तो आप सभी बच्चे के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप ये क्लास देख पा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर क्लास अच्छा लगे पूरा देखने के बाद लाइक कर दीजिएगा। और फिलहाल मैं ये बता दूं कि कॉमर्स से अगर आप हैं तो आपका नौकरी होना मेरी जिम्मेवारी है, आप मेरे कंधों पे छोड़ दीजिए। आप एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम लोग मिलकर साथ में, जितना मेहनत आपको लग रहा है कि जितना परेशानी की हमें जॉब होनी चाहिए, हमें नौकरी मिलनी चाहिए, बहुत दिन से लगे हुए हैं, तो उतना ही जिम्मेदारी उतना ही प्रेशर हम भी लेके चलते हैं कि हमारे बच्चे जो भी क्लास करेंगे हमारे चैनल पे उन्हें जॉब मिलना चाहिए, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ। देखिए होता क्या है कि बच्चों आप BPSC का एग्ज़ाम देते देते एटलीस्ट बच्चों का ग्रेजुएशन, उसके बाद B.Ed PG, तो मेरा मानना है कि कॉमर्स से नाता जो है वो पिछले 5-6 साल पहले छूट जाता है। तो पहले जो भी बच्चे अच्छे भी थे या बहुत अच्छे नहीं भी थे, दोनों प्रकार के बच्चे, उनको मैं 0 लेवल से पढ़ाने का कोशिश करूंगा कॉमर्स का, ताकि उनका यादें फिर से ताज़ा हो जाए, वो अच्छे से कॉमर्स को समझ पाएँ। और कॉमर्स को समझने के बाद वो कंसेप्चुअल जब सारा चीज़ें समझ में आ जाए, तो जो भी ऑप्शन वाइज जो क्वेश्चन आएंगे MCQ, उनको सॉल्व करने में उनको कोई दिक्कत नहीं हो। 4 ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं पड़े, सीधा आप एक ऑप्शन खोजें और उसमें टिक लगाए। इस तरीके की तैयारी करेंगे, 100% कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में बैठेंगे, 100% कॉन्सेप्ट हमारे ध्यान में रहेगा, क्वेश्चन चाहे कहीं से भी रहे उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग का तैयारी होना चाहिए, ठीक है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप बच्चे, आपको अभी तक जो भी माइंड में था वो भूल चुके हैं, बस उसको मेमोराइज कराना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देना है। तो यहाँ पे मैं पूरा अकाउंट्स, पूरा कॉस्टिंग, पूरा इकोनॉमिक्स, पूरा बिजनेस स्टडीज़ नहीं पढ़ाने वाला हूँ। लेकिन एक बात और है, मैं पूरा अकाउंट्स, पूरा इकोनॉमिक्स, पूरा कॉस्टिंग नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन एक भी टॉपिक छोड़ने वाला भी नहीं हूँ। मतलब ये कि यहाँ पे हम लोग माइंड मैप लेंगे कि ज़्यादा फोकस तो MCQ पे करना है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हम लोग एक माइंड मैप लेंगे। क्या लेंगे बोलो? माइंड मैप लेंगे। और उस माइंड मैप के बेसिस पे, सुनो ना, माइंड मैप के बेसिस पे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जितने भी MCQ होंगे, उस MCQ को सॉल्व कर पाए इतना पढ़ाई तो जरूर करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में सर क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 1 पढ़ेंगे, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटेंसी क्या होता है, और यहाँ से 10 नंबर का, 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन चैप्टर फर्स्ट से आ जाता है, ठीक है। तो आप लोग पूरा क्लासेस देखिएगा। आज के क्लास में लास्ट तक हम 25 MCQ भी करवा देंगे। बेहद इंपॉर्टेंट MCQ है, जिससे 5 नंबर का क्वेश्चन तो आना ही आना है। और थ्योरी पहले मैं बताऊंगा, उसके बाद MCQ करवाऊंगा, ठीक है बच्चों। तो आप सभी मेरे साथ जुड़े रहिए, क्लास को लास्ट तक देखिए। आज जो हम लोग पढ़ेंगे नेचर एंड सिग्निफिकेंस, उसका थ्योरी, अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटिंग क्या है, बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है, अकाउंटिंग के लिमिटेशंस क्या हैं, अकाउंटिंग के यूजर्स कौन होते हैं, इन सारे चीज़ पे चर्चा करेंगे। और फिर उसके बाद 25 MCQ करेंगे क्लास करने के बाद, जो डायरेक्ट एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो आइए बच्चों मिलकर करते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आप सभी बच्चे मेरे साथ आगे बढ़िए। देखिए आपकी स्क्रीन पे सबसे पहले जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि भाई बुक कीपिंग क्या होता है, ठीक है। तो बुक कीपिंग क्या होता है, इसके बाद अगर हम बोले ना कि भाई नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम लोग बुक कीपिंग के बाद, तो अकाउंटिंग पढ़ेंगे। और उसके आगे फिर क्या पढ़ेंगे, तो अकाउंटेंसी पढ़ेंगे। मैं पहले समझा देता हूँ, उसके बाद नोट्स पे चलेंगे। आप लोग नोट्स करना होगा तो लिख लीजिएगा, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और उसके बाद
हम लोग लेकिन पहले इसको समझेंगे, नोट्स को करते हैं पहले साइड, बाद में नोट्स भाई तुम आ जाना, लेकिन पहले इसको समझिए। हम लोग समझना क्या चाहते हैं, हम लोग समझना ये चाहते हैं कि बुक कीपिंग क्या है। बुक कीपिंग क्या है। दूसरा बात हम लोग समझना चाहते हैं कि अकाउंटिंग क्या है। और नंबर 3 हम लोग समझना चाहते हैं कि अकाउंटेंसी क्या है। ठीक है बच्चों, समझना अकाउंटिंग का मैं पहले प्रोसेस बताता हूँ। अकाउंटिंग में जब कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, हिंदी वाले बच्चों को भी समझ में आएगा, आप लोग हिंदी इंग्लिश दोनों में, यहाँ पे नोट्स दिया हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में बताएंगे, लेकिन हम लोग थोड़ा बहुत इंग्लिश जो है कीवर्ड्स है उसको देखते चलेंगे, ठीक है ना। तो मैं बताते चलता हूँ अकाउंटिंग का मतलब क्या है। कि सबसे पहला काम अकाउंटिंग में होता है आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहला जो स्टेप है, जो प्रोसेस है अकाउंटिंग का, उसमें होता है आइडेंटिफिकेशन। दूसरा होता है रिकॉर्डिंग। नंबर 3 में होता है क्लासिफाइंग। समराइजिंग। उसके बाद बच्चों होता है समराइजिंग के बाद इंटरप्रिटेशन। उसके बाद एनालाइजिंग। और लास्ट में होता है रिपोर्टिंग। तो मेरा कहने का मतलब है कि टोटल अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 एटलीस्ट 7 प्रोसेस होते हैं अकाउंटिंग में। बोलो ना, अकाउंटिंग में कितने प्रोसेस होते हैं? 7 प्रोसेस। ये काम करके ही अकाउंटिंग, मतलब अकाउंटिंग का मुख्य उद्देश्य होता है कि ये 7 काम को किया जाए। बच्चों समझना, इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर देखा जाए, इन 7 काम को अगर शॉर्ट फॉर्म में देखें बच्चों तो ध्यान से देखिएगा। हम लोग करना क्या चाह रहे हैं, हमने बोला कि आई फॉर आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। दूसरा क्या बोले थे, बोलो, रिकॉर्डिंग, आर फॉर रिकॉर्डिंग, सी फॉर क्लासिफिकेशन, एस फॉर समराइजिंग, ठीक है ना। उसके बाद बोले थे इंटरप्रिटेशन, फिर से आई फॉर इंटरप्रिटेशन। उसके बाद बच्चों बोले थे एनालाइज करना, ए फॉर एनालाइजिंग, और आर फॉर रिपोर्टिंग, ठीक है। आई आर सी एस, आई ए आर, आई आर सी एस, आई ए आर, ये काम, इतने काम किए जाते हैं अकाउंटिंग में, ठीक है। अब 7 काम करते हैं अकाउंटिंग में। अब इसमें से बच्चों, इसमें से अगर 4 काम को हटा दिया जाए, ऊपर का जो 4 काम है ये बुक कीपिंग में भी होता है। मतलब अगर हम बोले कि आई आर सी एस, आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, ये 4 काम तो कहाँ भी होता है। हाँ, ये 4 काम तो कहाँ भी होता है, बुक कीपिंग में भी होता है। लेकिन 4 काम होने के बाद अगर टोटल 7 काम का हम बात करें तो वो अकाउंटिंग में होता है। बच्चों मेरा बात सुनना, सुनो ध्यान से। बुक कीपिंग में जो 4 काम होता है, अगर हम आपको बता दें कि 4 काम में क्या होता है, तो अगर ये 4 काम लीजिएगा ना, तो इसमें होता है जर्नल, लेजर, ट्रायल। ये 3 काम करके, आइडेंटिफिकेशन इससे पहले होता है। तो ये 4 काम जो जूनियर अकाउंटेंट होते हैं वो करते हैं। तो जूनियर अकाउंटेंट पहला जो 4 काम करते हैं उसको बोलते हैं बुक कीपिंग, ठीक है। अकाउंटिंग इसको बोलते हैं जिसमें पूरे 7 काम, 4 काम तो पहले जो हुआ था वो, और उसके बाद 3 काम अलग से। मतलब जो जूनियर अकाउंटेंट है, जो काम करके हमें देता है, जो जूनियर अकाउंटेंट है जो हमें काम करके देता है, उसके बाद अगला 3 स्टेज किया जाता है, तो उसको हम अकाउंटिंग बोलते हैं। मेरा बात ध्यान से सुनना। हमने बोला कि अगर जर्नल हो गया, लेजर बन गया, ट्रायल बैलेंस बन गया, तो बैलेंस शीट कौन बनाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन बनाएगा, प्रॉफिट कितना आया ये पता कौन करेगा, एसेट्स का वैल्यू क्या है, वो सारा काम अकाउंटिंग में होता है। वो सारा काम किस में होता है, अकाउंटिंग में। बुक कीपिंग में क्या होता है, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस बन गया, उसको बुक कीपिंग बोलते हैं। मतलब है दोनों एक साथ। मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि ये अगर बुक कीपिंग है तो बुक कीपिंग किसके अंदर आएगा, अकाउंटिंग के अंदर आएगा। बोलो, अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग आएगा। जहाँ पे अकाउंटिंग खत्म होता है
बुक कीपिंग खत्म होता है वहाँ से अकाउंटिंग स्टार्ट होता है। जहाँ पे बुक कीपिंग खत्म होता है वहाँ से अकाउंटिंग स्टार्ट होता है। तब एक बात आता है कि सर आपने बुक कीपिंग और अकाउंटिंग समझा दिया, तो अकाउंटेंसी क्या होता है? सुनो ना ध्यान से, अकाउंटेंसी किसको बोलते हैं? अकाउंटेंसी का मतलब है, अकाउंटेंसी का मतलब है कि अकाउंटिंग या बुक कीपिंग जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के साथ, अकाउंट सुनो ना, अकाउंटिंग या बुक कीपिंग जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं बुक कीपिंग के साथ, वो कैसे किया जाएगा, उसके रूल्स क्या है, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, उसके कानून क्या है, सिद्धांत क्या है, ये सारे चीज़ जो हमें बताएगा, जो बुक हमें बताएगा, जो शास्त्र हमें बताएगा, उसको हम बोलते हैं अकाउंटेंसी, लेखा शास्त्र, अकाउंटेंसी। वो नियम जो अकाउंटिंग करने के जितने रूल्स है, रेगुलेशंस है, प्रिंसिपल्स है, वो सारे चीज़ कहाँ लिखे होते हैं? अकाउंटेंसी में। तो अकाउंटेंसी एक बुक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अकाउंटिंग और बुक कीपिंग जो है वो किसके दिखाए हुए मार्गदर्शन पर चलता है? अकाउंटेंसी के। बोलो, बात समझ में आ रहा है? तो यही चीज़ बच्चों थ्योरी में यहाँ पे लिखा हुआ है। और उसके बाद फिर देखेंगे, आपको मोटा मोटी ये बात समझ में आ गया होगा कि आदमी जो अकाउंटेंसी पढ़ता है वो अकाउंटिंग करने के लिए, मतलब बच्चों पूरा काम करने के लिए। तो अकाउंटेंसी करते क्यों, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, अकाउंटेंसी करने से नुकसान क्या, मतलब उसका लिमिटेशन क्या है, उसका उद्देश्य क्या, फंक्शंस क्या है, ये सारे चीज़ भी उसके साथ हम लोग देखेंगे। यही चीज़ आपको थ्योरी में दिया हुआ है, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। फिलहाल पहले अब आप लोग देख लीजिए जो मैंने बताया वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है या नहीं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे लिखा हुआ है पुस्त पालन। देखो हिंदी वाले बच्चों, ये भी आ गया यहाँ पे, पुस्त पालन आपसे पूछा जाएगा या बुक कीपिंग पूछा जाएगा। बुक कीपिंग को ही पुस्त पालन बोलते हैं। ठीक है, तो बोला कि पुस्त पालन किसको बोलते हैं? तो वित्तीय लेन देन को पहचान करना, मतलब आइडेंटिफिकेशन करना। ठीक है, उसको जर्नल और खाता बही में लिखना, ये प्राथमिक स्तर का काम है। पहला स्टेज जो होता है अकाउंटिंग का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ बुक कीपिंग में आ जाता है? जर्नल लेजर आ जाता है। हम तो ट्रायल बैलेंस तक बता दिए थे, तो ट्रायल बैलेंस आप ले सकते हैं, ट्रायल बैलेंस तक आ जाता है। ठीक है, अकाउंटिंग किसको बोलते हैं? बोलो ना, अकाउंटिंग किसको बोलते हैं? अकाउंटिंग का मतलब होता है जिसमें वो सातों काम जो है वो होना चाहिए। आप पढ़ के देखिए, यहाँ पे जरूर होगा लिखा हुआ। लेखांकन अकाउंटिंग पुस्तपालन द्वारा किए गए डेटा का सारांश, मतलब समराइजिंग, समराइजिंग से यहाँ शुरू किया है। एनालाइजिंग करना मतलब विश्लेषण करना, उसके बाद रिपोर्ट निकालना, इंटरप्रिटेशन करना। ठीक है, मतलब उसको फिर रिपोर्ट कर देना, बता देना, ये सारे चीज़ अकाउंटिंग में आता है। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल डाटा रिकॉर्डेड इन द बुक कीपिंग। इट हेल्प्स टू प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बोल रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में ये सहायता भी करता है। वैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग का ही काम है। बच्चों समझ में आ रहा है हम जो बता रहे हैं? आसान लग रहा है? बुक कीपिंग समझ में आ गया, अकाउंटिंग समझ में आ गया। अब देख लेते हैं कि भाई अकाउंटेंसी क्या होता है। अब वैसे यहाँ पे इसका काम देख लीजिए अकाउंटिंग का। बोला है कि ट्रायल बैलेंस जो है अकाउंटिंग में ही बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब, और बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट मतलब फिनेंशियल स्टेटमेंट का बात कर रहा है। जब भी प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट दोनों साथ में बनता है तो वो कौन सा स्टेटमेंट होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया आपका अकाउंटिंग का। अब देखते हैं कि बच्चों अकाउंटेंसी किसको बोलते हैं। आइए मेरे साथ अकाउंटेंसी के बारे में भी देख लीजिए। हमने बोला था अकाउंटेंसी का मतलब वो है कि वैसा बुक जो हमें रूल्स बताता है, प्रिंसिपल्स बताते हैं, ठीक है ना, तो उसे हम अकाउंटेंसी बोलते हैं। यहाँ भी वही लिखा हुआ है, अकाउंटेंसी वह संपूर्ण क्षेत्र या विषय है जो हमें सिद्धांत, नियम और अवधारणाओं को, मतलब रूल्स एंड प्रिंसिपल को सिखाता है। इसी नियम के आधार पर, इसी नियम के आधार पर हम लोग क्या करते हैं? वहाँ पे लिखा हुआ है बुक कीपिंग करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है अकाउंटिंग करते हैं। तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का काम जो है इसी के बेसिस पे होता है। तो ये बच्चों तीन टर्म आप सही बच्चों को समझ में आ गया होगा। समझ में अगर आ जा रहा है तो बेल आइकन दबा लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका इस बार जॉब होना पक्का है। आप सही जगह पे आ गए हैं, 100% मार्क्स लेके आएंगे। चलिए फिलहाल हम लोग चलते हैं आगे। बोल रहा है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, क्या उद्देश्य है? तो आप यहाँ पे उद्देश्य देखिए, ऑब्जेक्ट नंबर 1, ऑब्जेक्ट नंबर 2, ऑब्जेक्ट नंबर 3 लिखा हुआ है। सर ये हिंदी में नहीं है? हिंदी में भी है बच्चों, हमने दोनों चीज़ में लेके रखा है इसको। ऑब्जेक्ट नंबर 4, ऑब्जेक्ट नंबर 5। अच्छा बच्चा पूछेंगे कि सर हम लोग इसको पढ़ के क्यों जाएँ एमसीक्यू पढ़ने? आप तो एमसीक्यू करा देंगे, डायरेक्ट वहीं से रट्टा मार लेंगे। रट्टा मारेंगे गलत होगा, यहाँ से पढ़ के जाइएगा ना, जिससे क्वेश्चन में ना है ना स्टेट और बीपीएससी वाला
क्या है ये नहीं पूछता है, क्या नहीं है ये पूछता है। तो अगर ये 5 चीज़ आपको याद है, इसमें से कोई 3 चीज़ रख दिया और इस 3 चीज़ के अलावा, इस 5 चीज़ के अलावा एक चीज़ बाहर से कुछ ला के रख दिया, तो अगर आपको पाँचों माइंड में रहेगा, दिमाग में पाँचों याद है कि ये 5 चीज़ तो होता है, तो एक चीज़ क्या नहीं होता है वो अपने आप पकड़ में आ जाएगा। तो डीप नॉलेज चाहिए क्या करने के लिए, एग्जाम निकालने के लिए, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई ऑब्जेक्टिव में क्या क्या होता है। बोल रहा है कि मेंटेन सिस्टम रिकॉर्ड, मतलब हम लोग क्या करते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं, जो भी हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन्स होता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, उसको सिस्टम वाइज रिकॉर्ड किया जाता है। उसको सिस्टम वाइज क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बना के रखते हैं, ताकि हम याद कर सकें कि ट्रांजेक्शन जो हुआ है वो कितने तारीख को कितने का हुआ, किसके साथ हुआ। तो सबसे पहला बात हो गया कि अकाउंटिंग करने से रिकॉर्ड हो पाता है। दूसरा बात बोल रहा है कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हैं। बोलो क्या निकाल सकते हैं, बोलो प्रॉफिट एंड लॉस निकाला जा सकता है। बच्चों अगर हम यहाँ पे उद्देश्य होता है कि बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है तो उसके बिजनेस में कितना का प्रॉफिट हुआ, कितने का लॉस हुआ, ये पता चल सके। तो दूसरा बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट है प्रॉफिट लॉस का पता लगाना, ठीक है। पहला उद्देश्य क्या था, पहला ऑब्जेक्ट क्या था, रिकॉर्ड करना, दूसरा क्या था, प्रॉफिट लॉस का पता लगाना। तीसरा उद्देश्य है कि डिपिक्ट फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या है कि कितने का संपत्ति है, मतलब कितने का एसेट्स है और कितने का लाइबिलिटी है बिजनेस में, इस बात का पता लगाया जा सके। समझ में आ रहा है। तो एसेट्स और लाइबिलिटीज का पता लगाने की बात चलता है। फिर बोल रहा है कि प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। अब हमारा अकाउंटिंग का मेन काम क्या होता है कि भाई बिजनेस से रिलेटेड जो भी आदमी है, जैसे बैंक वाला हो गया, बैंक वाला कर्ज देगा तो वो हमारा स्थिति, मतलब बिजनेस का स्थिति देख के ही पैसा देगा। कोई इन्वेस्टर्स कंपनी में पैसा लगाएगा, शेयर खरीदेगा, तो वो भी कंपनी का बिजनेस, कंपनी का पोजीशन देख के ही करेगा, है ना। उसके बाद गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेगा, तो गवर्नमेंट भी हमारा जो है प्रॉफिट एंड लॉस देख के हमारे इनकम के बेसिस पे टैक्स लेगा। तो ये सारे लोग अकाउंटिंग के यूजर्स है। तो यूजर्स को रिपोर्ट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। तो वही बात बोल रहा है कि प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, हम लोग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। फिर नेक्स्ट बोल रहा है कि भाई हम लोग बिजनेस जो हमारा एसेट्स है उसको बचाने का कोशिश करते हैं। क्या करने का कोशिश करते हैं, बोल रहे हैं कि बचाने का कोशिश करते हैं, मेरा स्टॉक चोरी ना हो जाए, कोई एसेट्स में कोई गड़बड़ी ना करे, कैश का चोरी नहीं हो, हिसाब बारी रखा जाए अच्छे से। तो हम लोग एसेट्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं अकाउंटिंग की सहायता से। इस तरीके से बच्चों आप देख सकते हैं कि 5 बातें, पांचों आपको याद हो गया होगा। बोलो पहला बात क्या है, रिकॉर्ड कर लेते हैं। पहला बात क्या है, रिकॉर्ड करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को। दूसरा बात क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं। तीसरा बात क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन चेक करते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन हमारे एसेट्स और लायबिलिटी कितने का है पता लगाते हैं। उसके बाद प्रोवाइड इंफॉर्मेशनल, मतलब यूजर्स जो है, हमारे जो यूजर्स है अकाउंटिंग के, उसको हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद बच्चों बोल रहा है कि बिजनेस का जो एसेट्स है उसको भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। बच्चों इसी चीज़ को हिंदी में भी दिया हुआ है, आइए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए बोला है कि उद्देश्य क्या है, हमारा लेखांकन का उद्देश्य क्या है। ये लो बच्चों हिंदी में उद्देश्य दिया हुआ है, ठीक है। तो आप वही चीज़ है, हम आपको एक बार रिवाइज करके बता देते हैं कि कोई भी जो ट्रांजैक्शन है उसका हम लेखा करके रखते हैं। यहाँ से आप नोट कर लीजिएगा, याद करने में फ़ायदा होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। दूसरा लाभ हानि का पता लगाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का। वित्तीय स्थिति मतलब एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का पता लगाते हैं। उपयोगकर्ताओं को सूचना देना, उपयोगकर्ताओं को सूचना देना मतलब जो इन्फॉर्मेशन जिसको ज़रूरत है इन्फॉर्मेशन का, उसको हम रिपोर्ट करते हैं अकाउंटिंग के बारे में। फिर बोल रहा है कि संपत्तियों की सुरक्षा भी करते हैं कि कोई गड़बड़ी नहीं हो हमारे एसेट्स के साथ बिजनेस में। ये उद्देश्य होता है अकाउंटिंग का। बच्चों याद रखिएगा ये आपके स्टेट और बीपीएससी में बहुत सहायक है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। मज़ा आ रहा है, अकाउंट से कुछ बचपन की यादें ताज़ा हो रही है। नहीं सर बचपन मतलब 2-4-5 साल पहले का बात जो है वो तो ताज़ा हो रहा होगा ना। हाँ सर, तो इस तरीके से आप सही बच्चे मेरे साथ बने रहिए, बहुत जल्दी पूरा सिलेबस कंप्लीट करके 1 से 1.5 महीने में। अच्छा अगर आपको क्लासेस ठीक लग रहा है, बातें समझ में आ रही है, तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, लाइक बटन दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एग्ज़ाम और नौकरी तो इस बार होना तय है, ठीक है। ठीक है सर, आप हमसे एक सर के साथ है, मस्ती मस्ती के साथ जॉब ले लीजिए। बच्चों उसके बाद बोल रहा है कि यहाँ पे हम लोग लिमिटेशन का बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं, लिमिटेशन। देखो लिमिटेशन का मतलब क्या होता है, कमी होना। क्या होना बोलो,
कमी होना। कमी मतलब क्या होता है कि अकाउंटिंग करते हैं तो उसमें क्या लगता है कि क्या गड़बड़ी हो सकता है अकाउंटिंग करने से। तो सबसे पहला बात ये बोला जा रहा है कि अकाउंटिंग फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होता है। याद रखिए क्या बोल रहा है, फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होता है। इसे मान लीजिए कि अगर अकाउंटिंग करके आप बता दिए कि इस साल का प्रॉफिट 5 लाख रुपया है, तो बहुत लोग बोलेगा कि हम नहीं मानते हैं कि तुमने जो लिखा है वो 5 लाख रुपया प्रॉफिट सही है। अब क्यों होता है ज़्यादा डिटेल में मत जाइए। डेप्रिसिएशन है, बैड डेब्ट्स है, प्रोविज़न है, बहुत सारे ऐसे ऐसे टर्म है जिसके कारण प्रॉफिट अफेक्टेड होता है। लेकिन आप इतना मान लीजिए कि अकाउंटिंग के रूल्स को तो हमको फॉलो करना ही पड़ता है, प्रॉफिट तो निकाल ही लेते हैं। तो कुछ रूल्स के कारण कुछ मतलब अकाउंट्स के जो विचारधारा वाले लोग हैं, उन्होंने लेखा शास्त्री लोग हैं, उन लोगों ने क्या कहा है, बोला है कि हम एग्जैक्ट नहीं मानते कि जो प्रॉफिट आएगा वो सही आएगा। तो आप भी याद रख लीजिएगा कि एक लिमिटेशन कि अकाउंटिंग जो है वो पूरा का पूरा एग्जैक्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोविजन के कारण, डेप्रिसिएशन के कारण, टाइमिंग के कारण, अलग अलग रीजंस है। तो बच्चों इस तरीके से आइए आगे चलते हैं। अगर डिटेल में कुछ बात पूछना होगा तो हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ सर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हिंदी में भी है बच्चों, ध्यान रखिएगा, हिंदी में भी आपको हम बताते चलेंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों। बोला है कि इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। किसको इग्नोर करता है, क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को इग्नोर करता है। मतलब बोला है कि केवल क्वांटिटेटिव का बात चलता है, वहाँ पे नंबर का बात चलता है। 5 लाख का प्रॉफिट, 10 लाख का संपत्ति, 20,000 का डेप्रिसिएशन, 10,000 का लॉस बाई थेफ्ट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इतना। जब भी हम बात करते हैं तो अमाउंट में बात करते हैं, क्वांटिटी में बात करते हैं। तो क्वांटिटेटिव डाटा का तो यहाँ पे रेस्पेक्ट है, लेकिन क्वालिटेटिव डाटा का रेस्पेक्ट नहीं है। क्वालिटेटिव का कहने का सेंस क्या है कि हमारे यहाँ एक अच्छा स्टाफ आ गया, वो ईमानदार भी है, वो अच्छा गुड बिहेवियर भी है उसके पास, उसके कारण बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, लेकिन उसको हम रिपोर्ट में नहीं दिखा सकते हैं। तो बोल रहा है कि अकाउंटिंग जो है वो मतलब क्वालिटेटिव जो डाटा है उसको इग्नोर करके चलता है, ये गलत बात है। तो ये लिमिटेशन ही तो हम पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग का कम ही पढ़ रहे हैं, तो वही चीज़ यहाँ बता रहा है। फिर बोला है कि इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस। इसमें जब हम रूल्स का बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड का बात करते हैं, ठीक है। कोई सामान आज से 10 साल पहले लिए, 10 साल पहले 10 ईयर्स एगो हम अगर कोई गुड्स लिए थे, उसका प्राइस था उस समय 10 लाख रुपए, और 10 साल के बाद भी हम बोलेंगे 10 लाख रुपया ही है, क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट को फॉलो कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम किसी रूल्स को फॉलो करेंगे तो बताइए कोई एसेट जो 10 साल पहले खरीदे थे, कोई बाइक ही खरीद लिए 10 साल पहले, तो वो बाइक 10 साल बाद भी उतना ही का रहेगा क्या, नहीं रहेगा। लेकिन अकाउंटिंग रूल्स में चूंकि हम हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग क्या कर देते हैं, जो एग्जैक्ट पोजीशन होता है, मतलब जो प्राइस लेवल में जो चेंजेस होता है उसको कभी कभी इग्नोर कर देते हैं। तो ये बात यहाँ पे बोला गया है। दुख दर्द सुना रहे कि भाई आप लोग अकाउंटेंट है, अकाउंटिंग करते हैं, ये सब चीज़ नहीं ध्यान देते हैं। पहला बात क्या ध्यान नहीं दिए थे बताइए। पहला बात बोला था कि भाई सबसे नंबर वन में क्या था, बोला था ना, कुछ याद करो। नॉट एग्जैक्ट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस आप सही नहीं निकालते हैं। दूसरा बोला था कि आप क्वालिटेटिव डाटा पर ध्यान नहीं देते। तीसरा बात बोला कि प्राइस लेवल को क्या करते हैं, प्राइस लेवल जो है वो चेंज होता है, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। फिर बोला है कि अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, याद कर लीजिएगा, BVI है, विंडो ड्रेसिंग रहेगा। बोला है कि विंडो ड्रेसिंग होता है मतलब हम लोग क्या करते हैं, जो डाटा होता है वो टैक्स चोरी करने के लिए या दुकान को ज़्यादा प्रमोशन देने के लिए, अलग अलग कारणों से जो डाटा है उसका हेरा फेरी कर देते हैं और उसमें बढ़ा चढ़ाकर प्रॉफिट एंड लॉस को दिखाते हैं, ठीक है। और लास्ट में बोल रहा है कि बेस्ड ऑन, तो विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर दिखाना। बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कॉन्वेंशन, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कॉन्वेंशन, मतलब ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और कॉन्वेंशन पे चलता है, ठीक है। कभी कभी एक्चुअल वैल्यू को हम लोग ध्यान में नहीं रखते, अकाउंटिंग की बात को ध्यान में रखने के चलते कभी कभी एक्चुअल बातों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। यही चीज़ बच्चों आइए हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहला बात यहाँ पे बोला था, पहला बात इसमें इग्नोर कर दिया गया क्या बच्चों, सबसे पहला बात यही ना था कि हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू को इग्नोर करते हैं। दूसरा बात था कि गुणात्मक तत्वों का अनदेखा करना, मतलब जो गुण वाला स्टाफ वाला जो स्टोरी बताए थे उस एलिमेंट को हम लोग छोड़ देते हैं। आगे बोला कि मूल्य के स्तर में, प्राइस लेवल में जो चेंजेस आता है उस पर ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है ना। और एक और लास्ट पॉइंट है, उसको हम लोग देख लेते हैं। लास्ट पॉइंट बोल रहा है कि विंडो ड्रेसिंग होता है, मतलब क्या है, यहाँ पे आप पढ़ के देख लीजिए
ये वीवीआई पॉइंट है, किसी एक ही पॉइंट से उठा के देगा ना क्वेश्चन। मान लीजिए अगर 5 पेज पढ़ते हैं, उसमें से 2-3 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन पूरा आप 3 क्वेश्चन कोई भी ले सकता है, तो पढ़ना तो पूरा है बच्चों। अभी तुरंत हम लोग चलेंगे एमसीक्यू की तरफ, बने रहिएगा हमारे साथ। विंडो ड्रेसिंग के लिए क्या बोल रहा है, विंडो ड्रेसिंग से प्रभावित है, मतलब कई बार कंपनी अपने खातों में हेरफेर या दिखावा करती है ताकि बाहर वालों को बिजनेस से असलियत ज़्यादा मजबूत फायदेमंद दिखे, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब बच्चों चलते हैं हम लोग, कहाँ पे चलेंगे, कहाँ पे चलेंगे बोलो ना। उसके बाद हम लोग चलेंगे यहाँ पे एमसीक्यू के तरफ। ये चैप्टर 1 हम बता दिए हैं, डेली एक चैप्टर लेके आया करेंगे, ठीक है, डेली एक चैप्टर लेके आया करेंगे ताकि ज़्यादा भी नहीं हो और आपके एग्जाम से पहले ख़त्म करके भी देंगे, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। आइए बच्चों, तो देखते हैं। ये रहा हमारे सामने ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन पढ़ते चलते हैं, आप लोग आंसर देखते जाइएगा। बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इंग्लिश हिंदी दोनों में फिर से वो रिपीट कर देते हैं। बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द अकाउंटिंग प्रोसेस। अब देखो अकाउंटिंग प्रोसेस में 7 स्टेप बताए थे ना, फर्स्ट स्टेप आप खुद खोज लीजिए और आंसर में टिक लगा दीजिए। बोल रहा है पहला स्टेप क्या होगा, हिंदी में भी आप बच्चे देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। बोला है कि लेखांकन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से पहला कदम कौन सा होगा। अभिलेखन करना मतलब रिकॉर्डिंग करना, आइडेंटिफिकेशन करना मतलब वित्तीय लेन देन की पहचान करना, फिर बोला क्लासिफिकेशन करना या कम्युनिकेशन करना। स्टेप हम बताए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे पहला काम करते हैं आइडेंटिफिकेशन करना, उसके बाद ही रिकॉर्डिंग करते हैं, है ना। तो पीछे जाके आप देख लीजिए, अगर ध्यान में नहीं है तो ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। आंसर क्या हो जाएगा, वित्तीय लेन देन की पहचान करना। चलिए आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन इन टर्म ऑफ, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन इन टर्म ऑफ, ठीक है। लेखांकन में लेन देन का रिकॉर्ड किस रूप में किया जाता है, किस रूप में करते हैं आप खुद बता दीजिए। हम आपको चिल्ला चिल्ला के बोले थे कि क्वांटिटेटिव बात करते हैं, कितने का खर्च हुआ, कितना पैसा आया, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कितना दिए, सैलरी कितना दिए, एसेट्स कितना का है, लॉस कितना का है, केवल बात चलता है पैसों में। तो यहाँ भी आंसर क्या हो जाना चाहिए बोलो, मौद्रिक इकाइयों के पैसे में, मतलब मॉनेटरी यूनिट्स होना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा, मॉनेटरी यूनिट्स। जो भी ट्रांजेक्शन लिखे जाते हैं वो मॉनेटरी यूनिट्स में लिखे जाते हैं, ठीक है। हाँ सर, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना, 3। थोड़ा सा एडजस्ट कर दे रहे हैं क्लास को, ठीक है। आइए बच्चों, यहाँ पे बोल रहा है कि क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, अब आप इसमें से बताइए कि क्वालिटेटिव कौन सा है, क्योंकि क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक लिखा नहीं जाता है, ठीक है। तो आप आंसर हमको बताइए इसका क्या होगा। आप आंसर बताएंगे बच्चों, सुनो ना ध्यान से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वालिटेटिव मतलब यहाँ पे देखो हिंदी में क्या बोला है, गुणात्मक, मतलब यहाँ अमाउंट का बात नहीं चल रहा है, यहाँ क्वालिटी का बात चल रहा है। किसका बात चल रहा है, क्वालिटी का बात चल रहा है, अमाउंट का बात नहीं चल रहा है, क्वालिटी का। तो आप इसमें से स्टेटमेंट पढ़िए, इसमें अमाउंट वाला कोई नहीं ना दिख रहा है। अगर अमाउंट वाला होगा वो आंसर नहीं होगा, उसके अलावा जो भी क्वालिटी वाला होगा वो आंसर हो जाएगा। तो हमको तो दिख रहा है रिलायबिलिटी एंड रेलेवेंस, मतलब विश्वसनीयता और प्रासंगिकता, आप किसी पर विश्वास कर सकते हैं। ये अमाउंट का बात है कि क्वालिटी का बात है, आप बोलेंगे सर क्वालिटी का बात है। उसके बाद बोला है कि अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी, हम उसको समझ भी सकते हैं और कंपेरिजन भी कर सकते हैं। ये अमाउंट का बात है कि क्वालिटी का बात है, सर क्वालिटी का बात है। तो इसमें तो आंसर तीसरा बोल रहा है ए और बी दोनों, और इसमें से बोल रहा है कोई नहीं, तो आंसर क्या हो जाना चाहिए, सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बोथ
ए एंड बी। बोलो क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव मतलब क्या हो गया, अमाउंट आना चाहिए। इस दोनों में तो क्या दिख रहा है, क्वालिटी दिख रहा है। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट रखना है और एमसीक्यू में फटाफट से आंसर दे रहा है, 100 में से 100 लेके आना है, ठीक है ना। हाँ सर, कंपटीशन लेवल बच्चों इस बार हाई होना है, क्योंकि आप समझते हैं ना कि जितने भी बच्चे हैं वो पढ़ के जाएंगे और सीट बहुत लिमिटेड रहने वाला है। तो वही बच्चा क्या कर पाएगा, एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएगा जो पूरा का पूरा बना के आएगा, और हमारे बच्चे ज़रूर बनाएंगे। चलिए फटाफट से आगे चलते हैं। बोले कि इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इंक्लूड्स, इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इंक्लूड्स, इंटरनल यूजर्स किसको बोलते हैं, लेखांकन सूचनाओं के आंतरिक उपयोगकर्ता। बच्चों जब हम पढ़ा रहे थे तो हम आपको बोले थे कि रिपोर्ट जो है अकाउंटिंग का वो यूजर्स को दिया जाता है। यूजर्स माने समझना, यूजर्स मतलब समझना, यूजर का मतलब क्या है कि जिसको जिसको अकाउंटिंग का डाटा सुनना है, किसको किसको सुनना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि हमने बोला बैंक वाले को पता करना है, और किसको पता करना है, गवर्नमेंट को टैक्स लेने के लिए पता करना है, कस्टमर और इन्वेस्टर्स को उस कंपनी के बारे में जानने के लिए पता करना है। लेकिन बिजनेस के अंदर के लोग जो होते हैं ना, बिजनेस के अंदर के लोग जैसे मालिक हो गया, मैनेजमेंट हो गया, ये इंटरनल यूजर्स है। मालिक को भी पता करना है ना कि उसका बिजनेस क्या कर रहा है, कितना ग्रोथ कर रहा है। मैनेजमेंट को भी तो देखना है ना कि बिजनेस में जो चीज़ चल रहा है वो सही चल रहा है कि गलत चल रहा है। तो जो अंदर के लोग जो है, जो अकाउंटिंग डाटा जानना चाहते हैं, उसको इंटरनल यूजर्स बोलते हैं। तो अब इसमें से आप खोज लीजिए कि इंटरनल यूजर्स कौन है। क्रेडिटर ये बाहर का आदमी, ये नहीं होगा आंसर। इन्वेस्टर्स भी बाहर का आदमी, ये नहीं होगा आंसर्स। टैक्स अधिकारी ये भी बाहर के लोग हैं, आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रबंधक और मालिक, मैनेजर्स एंड ओनर्स हमारे ये उपयोगकर्ता है, ठीक है ना। तो आंसर इसका क्या होना चाहिए, सी। देखिए आंसर सी दिया भी है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए, इसका ऑप्शन आगे दिया है। बोलिए, बोले फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन यूजफुल प्राइमरी टू। फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोवाइड्स, जो अकाउंटिंग को प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन यूजफुल प्राइमरी टू, किसके लिए प्राइमरी है ये। आइए आगे क्वेश्चन देखिए। बोल रहा है कि, क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, इसमें बोल रहा है कि वित्तीय लेखांकन के मुख्य रूप से किसके लिए उपयोगी जानकारी प्रदान करता है। मुख्य रूप से किसको देता है जानकारी, बताइए। मुख्य रूप से इंटरनल यूजर्स को देता है कि एक्सटर्नल यूजर्स को देता है। दो ही यूजर्स होंगे ना, बाहर के आदमी या अंदर के आदमी। तो ऐसे केस में आप क्या बोलिएगा, देखिए बहुत बिजनेसमैन को अपना बिजनेस की स्थिति तो उसको पता है, वो लोन लेने में दिक्कत होता है। इन्वेस्टर्स अगर पैसा देना चाहती है, लोन देना चाहती है कंपनी को, तो उसको दिक्कत होता है। तो ज़्यादा जरूरी जो है वो किसको है बताइए, बाहरी उपयोगकर्ता को, एक्सटर्नल यूजर्स को। यहाँ पे क्या है, एक्सटर्नल यूजर्स है उसको ज़रूरत है। आंतरिक, आंतरिक को ज़रूरत है, लेकिन एक्सटर्नल के बाद पहले किसको जरूरत है, बाहरी लोगों को। सरकार को जरूरत है। बोलो एक्सटर्नल यूजर में गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट तो बिना टैक्स लिए नहीं मानेगी। मान लीजिए कि बिजनेसमैन बोलेगा कि हम अकाउंटिंग नहीं करवाएंगे, तो आप नहीं करवाइए, लेकिन सरकार तो बोलेगा कि हमको टैक्स दो। सरकार क्या बोलेगा, हमको टैक्स दो। तो टैक्स दो तो इसका मतलब क्या हो गया, टैक्स दो का मतलब हो गया कि हमको अकाउंटिंग करना पड़ेगा। तो पहला ज़रूरत है कि एक्सटर्नल यूजर्स को। अब फैक्ट्री का सुपरवाइजर, अब फैक्ट्री में सुपरवाइजर काम कर रहा है तो अंदर एक आदमी ना हो गया, उत्पादन जो प्रोडक्शन मैनेजर है, ये सब बाहर के लोग हो गए। तो इंटरनल अंदर के लोग को हमको बाद में देखना है, पहले एक्सटर्नल यूजर्स को ज़रूरत है, ठीक है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। हाँ सर, आगे देखते हैं नंबर 6। बोल रहा है कि द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग दैट डील्स विद द कंट्रोलिंग एंड कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बच्चों, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए कॉस्टिंग भी पढ़ाएंगे। ये फाइनेंस अकाउंटिंग हम लोग जो पढ़े हैं आज वो फाइनेंस अकाउंटिंग है। हम लोग को कॉस्ट अकाउंटिंग का भी चैप्टर्स पढ़ने हैं, कुछ ग्रेजुएशन के भी चैप्टर्स पढ़ने हैं, 11 12 तो पूरा पढ़ना ही है, पूरा पढ़ाएंगे। फिलहाल ये इतना बात सोचते हुए, बात करते हुए हम चलते हैं कि जहाँ पे हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते हैं, वो कौन सा अकाउंटिंग होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग होता है। बोलो क्या, कौन सा अकाउंटिंग होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो कौन सा अकाउंटिंग है, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। कौन सा अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या निकाला जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस निकाला जाता है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे तो क्वेश्चन साफ साफ दिख रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। बोल रहा है कि हम लोग जब निकालेंगे कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन,
ठीक है ना। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग आंसर हो जाएगा, बाद बाकी तीन को देखने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपको जानना है तो हम तीनों के बारे में बता देते हैं। ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो क्यों करते हैं, डिसीजन लेने के लिए। ये डिसीजन मेकिंग अकाउंटिंग होता है, ठीक है। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्यों होता है, प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए। टैक्स अकाउंटिंग क्यों होता है, टैक्सेशन निकालने के लिए, टैक्स का अमाउंट निकालने के लिए। और कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों होता है, कॉस्ट निकालने के लिए, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए। बात समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा कॉस्ट अकाउंटिंग, लागत लेखांकन। क्वेश्चन नंबर हो गया 6। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बच्चों बोला है कि अकाउंटिंग इज डिफाइंड एज, अकाउंटिंग इज डिफाइंड एज, अकाउंटिंग किसको बोल सकते हैं बच्चों, अकाउंटिंग आर्ट भी है, अकाउंटिंग साइंस भी है, दोनों है। ये आंसर सी कर लीजिएगा, ये याद रख लीजिएगा। अकाउंटिंग आर्ट और साइंस दोनों है, कला और विज्ञान दोनों है। सी आंसर हो जाएगा। आंसर देखिए यहाँ पे सी दिया हुआ है, ठीक है। अकाउंटिंग आर्ट कैसे है, डांस करना आर्ट है, गाड़ी चलाना आर्ट्स है, बोलो एक्टिंग करना आर्ट्स है, कुछ भी काम, मतलब ये सब चीज़ अगर आर्ट्स है, ड्राइंग बनाना आर्ट्स है, तो अकाउंटिंग करना भी आर्ट्स है। और जैसे साइंस में रिसर्च होता है, कॉजेज होते हैं, इफेक्ट होता है, वैसे अकाउंट्स में भी, अकाउंटिंग में भी कॉजेज एंड इफेक्ट होते हैं, इसलिए ये साइंस भी है। तो इसीलिए बोला गया कि अकाउंट्स को हम आर्ट्स और साइंस दोनों बोलेंगे। आगे देखिए क्या बोल रहा है, बुक कीपिंग इज द मेनली कंसर्न विथ, बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न विथ। अब बोलो बुक कीपिंग किससे रिलेटेड होता है, अब पढ़ के आए हैं ना, अभी तो पढ़ाए हैं, तो किससे रिलेटेड होता है, रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, ऑडिटिंग द बुक्स। आप साफ साफ देख रहे होंगे आंसर ए हो जाएगा। रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, यही बुक कीपिंग होता है। ये बाद बाकी चीज़ होता है अकाउंटिंग में, तो इसका आंसर ए होना चाहिए बच्चों। इसका आंसर ए दिया भी हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए आगे देखते क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आगे बोला है क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन इज डन। ये मतलब क्या बोल रहा है, क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, क्रमागत। तो क्रमागत लेखा किस में होता है, जर्नल में होता है। खैर क्वेश्चन देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहले क्वेश्चन देखिए, फिर हम लोग देखेंगे कि बोल क्या रहा है क्वेश्चन। बोला कि लेन देन का तिथिवार या क्रमागत तिथि अनुसार अभिलेख किसमें किया जाता है। और क्वेश्चन में बोला है लेजर में कि बैलेंस शीट में, जर्नल में कि ट्रायल बैलेंस में। अभी जर्नल बच्चों 1-2 दिन में हम पढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल जान लीजिए कि इसका आंसर हो जाएगा जर्नल। जर्नल में ही डेट वाइज या सीरियल वाइज रिकॉर्डिंग किया जाता है, तो इसका आंसर जर्नल हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। लेजर वगैरह नहीं होता है, ठीक है सर। उसके बाद नंबर 10, ट्रांजेक्शन नंबर 10 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। देखिए हम पढ़ाते सब दिन चलेंगे चैप्टर वाइज, एमसीक्यू करवाएंगे पूरा सिलेबस से, डेली 25 क्वेश्चन होगा, ठीक है। और अगर हम मान लीजिए कि 30 दिन में 600-700 क्वेश्चन करा दिए, तो उसी में से एग्जाम में आएगा, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। तो पूरा डेली के डेली जो है एमसीक्यू जरूर देख लिया करिए, और क्लास डेली करिए, कॉन्सेप्ट भी क्लियर और एग्जाम का प्रिपरेशन भी हो जाएगा, दोनों चीज़ निकल जाएगा आपका, स्टेट भी निकल जाएगा एंड बीपीएससी भी निकल जाएगा, और ज्वाइन कर लीजिएगा जॉब चाहिए। तो क्या बोल रहे थे बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। इसमें से लिमिटेशन कौन है, देखिए लिमिटेशन आप लोग पढ़ के आए थे, अभी ध्यान में है, हाँ सर पढ़ के आए थे, बोलो। फाइनेंशियल डाटा लिमिटेशन है क्या, नहीं। इग्नोर, इग्नोर कर दिया ना, ये आंसर हो जाएगा। इग्नोर क्वालिटेटिव एंड नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स, टैक्स देने में हेल्प करता है, तो ये तो करता ही है एक्स। तो यहाँ पे कौन सा है लिमिटेशन, इग्नोर करता है, मतलब गुणात्मक और गैर मौद्रिक कारकों को अपेक्षा करता है, तो ये आंसर नहीं होगा, मतलब आंसर हो जाएगा बी, ये लिमिटेशन था। विंडो ड्रेसिंग, मतलब विंडो ड्रेसिंग मतलब क्या होता है, बढ़ा चढ़ा कर दिखाना। इन अकाउंटिंग मीन्स क्या होता है, मतलब ब्यूटिफाइंग द ऑफिस बिल्डिंग। आगे देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, विंडो ड्रेसिंग का मतलब आपको बताना है। बैलेंसिंग, रेक्टिफिकेशन, ठीक है ना। अरे क्वेश्चन कहाँ चला गया, विंडो ड्रेसिंग का क्वेश्चन था ना बच्चों, 11 में ही है क्या, हाँ 11 नंबर क्वेश्चन था। आइए दिखाते हैं। हाँ तो यहाँ पे क्या बोला है कि लेखांकन में विंडो ड्रेसिंग का अर्थ क्या है, आप खुद बताइए।
कार्यालय भवन को सुंदर बनाना ना, ये तो नहीं है। वास्तविक स्थिति से बेहतर स्थिति दिखाने के लिए खातों में हेरफेर करना, ये सही आंसर है बी। अंतिम स्टॉक की सटीक जांच करना नहीं, लेखांकन नहीं, मतलब आंसर हो जाएगा बी, मैनिपुलेशन। मैनिपुलेट करते हैं, कुछ चेंज करके बढ़ा चढ़ा के दिखा देते हैं, ठीक है, तो ये विंडो ड्रेसिंग होता है। आगे देखिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो किसको किसके लिए बनाया जाता है, तो हम अभी तुरंत बताए थे मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसीजन लेने के लिए होता है, ठीक है, तो डिसीजन लेने के लिए सी आंसर हो जाना चाहिए इसका, ये आपको दिख रहा होगा। बाद बाकी तो एक्सटर्नल के लिए मैनेजमेंट को क्या लेना देना है, सरकार को क्या लेना देना है, जनरल, ये सब आउटसाइडर है, इंटरनल लोग ही डिसीजन लेते हैं। तो आंसर हो जाएगा प्रबंधक द्वारा आंतरिक निर्णय लेने के लिए प्रबंधकीय लेखांकन होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है। चलिए नंबर 13 देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एंट्रीज फ्रॉम जर्नल टू लेजर इज कॉल्ड, उसको पोस्टिंग बोलते हैं बच्चों। देखो, जिससे मान लो जी कि पहले जो है स्टेप होता है ना अकाउंटिंग का, वो जर्नल होता है, और जर्नल के बाद जो बनाते हैं ना हम लोग क्या करते हैं, लेजर बनाते हैं। जर्नल के बाद क्या बनता है, लेजर, ठीक है। तो लेजर में जो भी चीज़ें जाते हैं वो जर्नल से जाते हैं, तो जर्नल से लेजर जो भी चीज़ें जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं पोस्टिंग करना। इस पे भी बात चलेगा, ये जर्नल के बाद का चैप्टर लेजर चैप्टर से रिलेटेड है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पोस्टिंग। वैसे देखिए क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि बैलेंस शीट जर्नल से खाता वही में प्रविष्टि को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है, खतौनी बोलते हैं, पोस्टिंग बोलते हैं, आंसर बी होना चाहिए, है आंसर, ठीक है। बात बाकी पे ध्यान नहीं दीजिए, हम जो बताते चले उसको याद करते चलिए। फिर बोला है कि वेरीफाइबल ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन, वेरीफाइबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन, लेखांकन सूचना की सत्यापन योग्यता किस आधार पर किया जाता है, किसके आधार पर करेंगे। अगर मान लीजिए कि आप कुछ भी लिख के रखे हुए हैं कि हमारा खर्चा इतना हुआ या इनकम कितना हुआ, तो कोई सामने वाला जो अगर वो कैसे विश्वास करेगा, कैसे वेरीफाई करेगा, तो उसके लिए आप कुछ ना कुछ इनवॉइस, बिल, डाटा कुछ ना कुछ तो रखे होंगे, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का इन्फॉर्मेशन। तो वही बोल रहा है, यही पूछ रहा है कि यहाँ पे आप कैसे लेंगे, तो आंसर हो जाएगा सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर्स के बेसिस पर हम इसको ले लेते हैं, बात खत्म। इतना बात समझ में आ गया। तो वेरिफिकेशन कैसे होता है, सत्यापन कैसे होता है, वेरीफाइबिलिटी कैसे होता है, तो डॉक्यूमेंट और वाउचर के बेसिस पे, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला है कि इंटर फर्म कंपैरिजन इज पॉसिबल ओनली व्हेन, इंटर फर्म कंपैरिजन मतलब एक फर्म को दूसरे फर्म के साथ, एक दुकान का दूसरे दुकान के साथ, मान लीजिए कि कपड़े की दुकान है XYZ लिमिटेड का, एक और दुकान है कपड़े का ABC लिमिटेड का, ठीक है, दोनों कपड़े का कंपनी है, तो दोनों में कंपैरिजन कैसे होगा ये पूछा जा रहा है। तो बोल रहा है कि कंसिस्टेंसी अकाउंटिंग पॉलिसी, फ्रीक्वेंट चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी यूज डिफरेंट। आगे देखिए क्वेश्चन और कन्फर्म हो जाइए क्वेश्चन से। बोल रहा है कि अंतर फर्म तुलना कैसे करेंगे, ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा कि जब आप लगातार सेम, मान लीजिए कि एक पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, हर ईयर में प्रत्येक वर्ष आप एक ही, मान लीजिए कि यहाँ पे हम कंसिस्टेंसी का फॉलो कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी, सब में कंसिस्टेंसी, ठीक है, तो सब में अगर सेम चीज़ है तब हम कंपैरिजन कर पाएंगे, लेकिन अगर सब में चेंज कर देंगे, इसमें कुछ और लिख रहे हैं, इसमें कुछ और लिख रहे हैं, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, क्या कंपैरिजन हो सकता है, आंसर होगा नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि कंसिस्टेंसी होना चाहिए अकाउंटिंग में, ठीक है। तो लेखांकन में कंसिस्टेंसी इसीलिए रखा जाता है कि हम कंपैरिजन कर सके, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। बाद बाकी अवधियों में बार बार बदलाव हो तो गलत हो जाएगा, नहीं कर पाएंगे। विभिन्न फॉर्म के द्वारा विभिन्न प्रारूप का प्रयोग, एक वो फॉर्म बना रहा है दूसरा फॉर्मेट से, दूसरा फॉर्म बना रहा है दूसरा फॉर्मेट से, अलग अलग मेथड अप्लाई करा है, तो कंपैरिजन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो मेथड में कंसिस्टेंसी होना चाहिए। विंडो ड्रेसिंग से कोई दिक्कत नहीं, विंडो ड्रेसिंग तो अलग ही चीज़ है, आप अपने बिजनेस की इन्फॉर्मेशन को बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं। बोलो ना, बात समझ में आ रहा है, हाँ सर। आगे बोल रहा है नंबर कितना, 16, विच कैरेक्टरिस्टिक, और थोड़ा बड़ा कर दे, दिख रहा है, बोले कि विच कैरेक्टरिस्टिक इंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम सिग्निफिकेंट एरर्स एंड बायस, ठीक है। बोले कि कौन सी विशेषता यह सुनिश्चित करती है कि वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण त्रुटियों मतलब गलतियों और पक्षपात से मुक्त है, मतलब इसमें कोई गड़बड़ी नहीं किया गया है,
कोई गड़बड़ी नहीं किया गया है, ये बात अगर बोल दिया गया तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं विश्वसनीयता। विश्वास होना मतलब रिलायबिलिटी होना चाहिए। ठीक है, कौन सी विशेषता यह सुनिश्चित करता है? तो रिलायबिलिटी का जो फीचर्स है ना, वो ये बताता है कि भाई हम कोई गलती नहीं किए हैं, हम कोई बेईमानी नहीं किए हैं, जो भी अमाउंट सही था वही लिखा गया है। तो रिलायबिलिटी कॉन्सेप्ट बताता है कि हम लोग ये तय करते हैं कि कोई गलत बात नहीं लिखा हुआ है और कोई पक्षपात नहीं किया हुआ, अपने मालिक का से पैसा लेकर हम कुछ गलत बात नहीं लिखे हैं। ये कौन बताता है? रिलायबिलिटी बताता है। ठीक है, रिलायबिलिटी मतलब सी आंसर हो जाएगा, आंसर सी है बच्चों। ठीक है, ध्यान रहेगा बात, बोलो ना हाँ कि ना। यस सर। फिर बोला कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज यूजफुल फॉर टैक्स अथॉरिटी टू चेक। टैक्स अथॉरिटी को क्या चेक करने में जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो सहायता करता है। ठीक है, आंसर देखिए, बोलिए। कर अधिकारियों के लिए लेखांकन सूचनाएं जानने जांचने के लिए उपयोगी होती है। कर अधिकारी मतलब टैक्स अथॉरिटी जो है वह लेखांकन सूचना जांचने के लिए उपयोगी करता है। तो बोल रहा है कि क्या जांचेगा वो, आप खुद सोच के देखिए। जो टैक्स अथॉरिटी वो क्या जांचने के लिए, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि टैक्स अथॉरिटी क्या जांचने के लिए अकाउंटिंग का जो बुक है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट आप बनाएंगे, जो प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बना के दिखाइएगा, उसमें टैक्स अथॉरिटी क्या चेक करना चाहेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन ने बोला कि हम ये जांचना चाहते हैं कर्मचारी संतुष्ट है कि नहीं, ये कोई मतलब नहीं है, कंपनी नियम का पालन हुआ कि नहीं, ये होना चाहिए। वैसे आगे भी देख लीजिए, कंपनी का शेयर मार्केट टैक्स वाला क्या करेगा, पर्यावरण से कोई लेना देना नहीं है, तो नियम का पालन हुआ कि नहीं, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है ना। आगे फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 18। बच्चों देखिए, अगर क्लास आपको समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि फ़ायदा हो जाएगा, आपको लग रहा है कि सर ठीक पढ़ा रहे हैं, तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हम लाइव मिल जाएंगे डेली। अभी टाइम पे चर्चा चल रहा है, लेकिन सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में बताइए क्या टाइम आप लोगों के लिए बेहतर है, उस टाइम पे हम क्लास सोचेंगे कि उस टाइम पे रखा जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। लेखांकन व्यवसाय की भाषा है, ये तो सत्य है, सत्य कथन है, सही है, एकदम प्योर सही है, ए हो जाएगा आंसर। अगर कोई पूछता है कि अकाउंटिंग जो है, कोई अगर पूछता है कि बताइए अकाउंटिंग जो है वो लैंग्वेज है क्या बिजनेस का, तो हाँ, अगर बिजनेस के बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं, उससे कुछ पूछना चाहते हैं, उसके बारे में कोई जानकारी लेना है, तो वो बोल नहीं सकता है, लेकिन ये बात तो है ना कि वो जो है बता सकता है कि मैं कितना प्रॉफिट कमाया हूँ, मैं कितना प्रॉफिट कमाया हूँ, वो कैसे बताएगा? तो अकाउंटिंग की सहायता से। तो एक तरीके